नमस्कार साथियों। 5 अप्रैल को मज़दूरों और किसानों का एक संघर्ष रैली के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। ये जो किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, CITU, तीनों इन संगठनों ने मिल करके पूरे देश भर से जन अभियान चलाते हुए ये लामबंदी करने का फैसला किया है। इस जन लामबंदी के पीछे जहाँ एक तरफ आज की किसानों की, मज़दूरों की ऊपर जो हमले हैं केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों के नीतिगत, जिसके तहत उनकी जीविका और ज़िंदा रहना आज संकट में बना है, उन मुद्दों को लेकर के है। उसके साथ ही साथ जो देश के स्तर के ऊपर हिंदुत्व के नाम के ऊपर एक निरंकुश सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ये इसके विरोध में भी एक जन लामबंदी की जा रही है। यह आज किसी से छुपा नहीं है कि जो मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार, RSS, BJP की सरकार की जो नीतियां हैं वो देश के अंदर लूटो, बांटो और पीटो, यानी कि एक तरफ ये एक ऐसा गठजोड़ बना है कॉरपोरेट्स का, बड़े पूंजीपतियों का और फूटप्रस्त सांप्रदायिक ताकतों का, जिनके तहत देश की संपदा को, वो सार्वजनिक हैं, प्राकृतिक हैं, उनको अपने यार पूंजीपतियों के हवाले उनके किया जा रहा है। ये जग जाहिर हो चुका है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। ऐसा चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो हमारे अखबारों में भी, अब तो इंडियन एक्सप्रेस में भी और दुनिया में भी कई एजेंसीज ने बताया कि ये अडानी जैसा उद्योगपति, जो आज से 10 साल पहले जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था, वो दुनिया का 2 नंबर का अमीर बन गया। उसके लिए तमाम तरह से तमाम नियम, कायदे, फर्जी वाड़े करते हुए उसको आज स्थिति के अंदर पहुंचा है। पूरा विपक्ष संसद के अंदर जांच की मांग कर रहा है। संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जांच कराई जाए, लेकिन जांच करवाने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से अडानी अंबानी के पक्ष में सरकार ने देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाहें, तमाम संसाधन जहाँ एक तरफ इनको लूटा गया है। रिपोर्ट बताती हैं कि साल भर में देश की जितनी दौलत हम कमाते हैं, पूरा देश, उसका 40% हिस्सा ऊपर के 1% लोग वो हथिया लेते हैं। और जो असल में दौलत पैदा करने वाले ये मज़दूर और किसान, 50% जो आबादी है, उनके हिस्से आता है सिर्फ 3%। लेकिन जब सरकार के ऊपर अपनी आमदन के लिए टैक्स लगाना होता है तो यही नीचे के 50% लोग अप्रत्यक्ष कर ऊपर के 10% अमीरों से 6 गुना ज़्यादा टैक्स इनसे वसूला जाता है। तो एक तो ये लूट का आप देख सकते हैं तरीका। दूसरा इसके साथ है कि लोग अपनी इस लूट के खिलाफ लामबंद ना हों, मज़दूरों की, किसानों की, मेहनत कर जनता की एकता को तोड़ने के लिए ये हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, लोगों की आस्था के नाम के ऊपर नफरत और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से पूरे देश के स्तर के ऊपर आज, और हमारे हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, बाकायदा हथियार बंद अपराधी गिरोह संगठित किए गए हैं। जगह जगह गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, सरकारी संरक्षण में प्रशासन के समर्थन से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। हत्या करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो रास्ते रोके जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि गाय के बदले में इंसानों की हत्या वो जायज़ है। धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है।
कायदे कानून सब एक तरफ है। असल में ये हिंदुत्व, ये धार्मिक धर्म का इससे कोई वास्ता नहीं है। धर्म की आड़ में एक निरंकुश सत्ता, ताकि कॉरपोरेट के पक्ष में, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में एक निरंकुश सत्ता कायम की जा सके। और उसका उदाहरण इस रूप में हम देख सकते हैं कि आज देश के अंदर जो जायज़ मांग उठाने वाले जो लोग हैं, उनको देशद्रोही करार दिया जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवाद निरोधी कानून के अंदर जेलों में डाला जाता है। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी लगा दी दलितों के बीच में काम करने के लिए, दलित शोषण के खिलाफ, आदिवासियों के बीच में न्याय, सामाजिक न्याय के लिए, आज अनेकों ऐसे बुद्धिजीवी, लेखक, कार्यकर्ता जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। अनेकों पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जिनका काम ही ये है कि लोगों के बीच में सूचनाओं का ठीक से जानकारियाँ उनके बीच में पहुँचे। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे हैं, एक दो नहीं हैं, अनेकों पत्रकार जेल के अंदर हैं। अनेकों राजनीतिक कार्य लोग, विपक्षी लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ रोज छापे डाले जा रहे हैं। ईडी क्या, सीबीआई क्या, आईटी क्या, तमाम तरह के, यानी कि बीजेपी में जो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे थे, जब वो कांग्रेस में थे, जब वो किसी और पार्टी में थे, टीएमसी में थे, उनके बाकायदा वीडियो हैं, पकड़े गए थे, रंगे हाथों पकड़े गए थे, पैसे लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमे थे। लेकिन वो बीजेपी में आ गए तो आज वो आसाम का मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो केंद्र के मंत्री बने हुए हैं, वो आज पूरी तरह से पवित्र हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों के खिलाफ रोज नए नए छापेमारी की जा रही है। तो पूरी तरह से एक तरह से तानाशाही का शासन स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से एक निरंकुशता का देश के अंदर शासन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। दमन का, हमारे यहाँ देखो सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन करें, उनके ऊपर लाठियाँ। हमारे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के प्रदर्शन करें, उनके ऊपर लाठियाँ। हमारे यहाँ आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स इतनी बेहयाई हैं कि महिलाओं तक के ऊपर पुरुष पुलिसकर्मी वो उनके साथ मारपिटाई करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, घसीटा जाता है, तमाम तरह के हथकंडे अख्तियार किए जाते हैं। सीधे तौर पर बुलडोजर लेकर के अनेकों जगहों के ऊपर हम देश में देख रहे हैं कि किस तरह से, और एक कानून बना दिया गया, क्षतिपूर्ति का कानून। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ, तोड़ फोड़ के उन्हीं से क्षतिपूर्ति की जाए। तो इस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। हालत तो ये पहुंची है, देश की आज चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अचंभा प्रकट किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक आदमी जो आईएएस था इस्तीफा देता है, उसका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा है कि जनतंत्र के लिए इस तरह से चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कार्यकारिणी के नहीं हो सकती। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस, उस तरह से प्रधानमंत्री और विपक्ष, ये तीन लोग मिलकर के उसका करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका हो, उसकी भी पर कतरने की कोशिश की जा रही है। आपके वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के लॉ मिनिस्टर से लेकर के बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही है, जैसे इजराइल के अंदर हो रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो कानून बना देगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं हो सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ये है कि हमारे देश के संविधान के मुताबिक कोई भी अगर कानून बनता है उसकी संगति में है कि नहीं है। अब 3 कानून बनाए कृषि संबंधित, उसके खिलाफ आंदोलन चला, तो जाहिर है कि उसके खिलाफ आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को ये व्याख्या करनी थी उसकी संगति में है कि नहीं, क्योंकि कृषि का संबंधित कानून केंद्र सरकार का अधिकार नहीं था। 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, आखिरकार बहुत दबाव के बाद वो वापस लेना पड़ा है। लेकिन आज न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। आज विधान पालिका के अंदर सवाल खड़ा करना वो गुनाह हो गया है। वहाँ एमपी को सस्पेंड किया जा रहा है, बार बार वहाँ सवाल किए गए हैं तो उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। यही तो सवाल पूछे गए थे, कितनी बार अडानी को प्रधानमंत्री साथ लेकर के गए विदेश यात्रा में। हमारा प्रधानमंत्री हमारे विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है या उद्योगपति का प्रतिनिधित्व कर रहा है? सवाल ये खड़े हो रहे हैं आज देश के स्तर के ऊपर।
तो बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर संसद के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है, संसद के अंदर कोई बहस नहीं हो रही है, मजदूरों के कानूनों के ऊपर बिना बहस के, जो हमने इतना संघर्षों के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज़ादी के बाद संघर्षों से जो कानून अर्जित किए थे, तमाम के तमाम लेबर लॉज वो आज रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं, लेबर कोड्स बना दिए गए हैं। तो मजदूरों को संगठित होने का, मजदूरों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, आंदोलन करने का, हड़ताल करने का, वो तमाम के ऊपर प्रतिबंध, न्यूनतम वेतन तक के कानून खत्म कर दिए गए हैं। तो मनमर्जी है, स्थायी कोई रोजगार नहीं है, ठेके के ऊपर ठेके भी, आउटसोर्सिंग पे आउटसोर्सिंग, क्या और भी इंटर्नशिप कर दिया, ट्रेनिंग कर दिया। क्या बनेगा इस देश का? हमारे नौजवान पढ़ लिख करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो रोज़गार कच्चा है, स्थायी रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं, पद ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये जो बांटने की और लूटने की और एक निरंकुशता का शासन स्थापित करने की जो आज इस देश के हमारे पुरखों ने जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे करके ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य का जो एक नक्शा तैयार किया था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। शहीद आज़म भगत सिंह ने एक बात कही थी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, लेकिन इस देश का बंटाढार अगर किसी ने किया है तो वो किया है ये धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करने वाले सांप्रदायिक ताकतों ने किया है। और इसमें इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका है, सांप्रदायिकता का, फूट परस्ती का, जो अंग्रेज़ों ने जो इख्तियार किया था लूटने के लिए, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था देश के लोगों, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप वर्गीय एकता, मजदूर, किसान, मेहनतकश लोग, वो अपनी वर्गीय एकता स्थापित करें। धर्म, जात, इलाके की ये बंटवारे छोड़ करके अपनी एकता को स्थापित करो और इस आधार के ऊपर इस खूबसूरत देश को हम शोषण मुक्त एक देश बनाया जा सकता है। उन्हीं सपनों को, उन्हीं आदर्शों को आगे लेते हुए इन संगठनों ने बीड़ा उठाया है कि हम अपने देश में उन्हीं भगत सिंह जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने जो इस देश के बारे में जो सपना देखा था कि पूर्ण आज़ादी, साम्राज्यवाद से भी आज ये अमेरिका के पिटलग्गू बन चुके हैं। साम्राज्यवाद की उसके ऊपर एक तरफ से तो देशभक्ति का ठेका उठा बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से अमेरिका, इजराइल जैसे उनके इशारों के ऊपर चल रहे हैं। तो देश की आज एक तरफ मुक्ति की जो बात है जो उन्होंने की थी, सांप्रदायिकता से, साम्राज्यवाद से और शोषण से, हर तरह के भेदभाव से, तो इस आधार के ऊपर आप सबसे अपील है, और ये पूरे हरियाणा में जो आज अभियान चल रहा है, 6 जत्थे चल रहे हैं, गांव-गांव के अंदर मीटिंगें चल रही हैं, आप सबसे अपील है कि 5 अप्रैल के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू करो। जो भी साधन हो सकते हैं अपने अपने गांव से लेकर के 5 तारीख को ये समय है बोलने का, खड़ा होने का। इस समय के ऊपर खामोशी हिंदुस्तान के लिए घातक साबित होगी। इस देश को ना सिर्फ बचाना है बल्कि इस देश को बदलना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हमारे क्रांतिकारियों के जो सपने थे, जो आदर्श थे, उनके मुताबिक बदलना है। और इसी संकल्प को लेकर के आज अखिल भारतीय किसान सभा, CITU और खेत मजदूर यूनियन ने बीड़ा उठाया है कि हम पूरे देश में ये लामबंदी करेंगे और 5 अप्रैल एक शुरुआत होगी जिसमें हम तमाम देश के जितने भी संगठन हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश की एकता, अखंडता को बचाए रखना चाहते हैं, जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं, जो इस देश की प्रगति चाहते हैं, उन तमाम संगठनों को हम एकजुट करेंगे। और आने वाले समय में ये जो कॉरपोरेट और कॉम्युनल ताकतों का, सांप्रदायिक और बड़े पूंजीपतियों का जो गठजोड़ मिल करके इस देश को लूट रहा है, इस देश को अंदर से बांट रहा है, इस देश को खोखला कर रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे। इस संकल्प को लेकर के हम ये 5 अप्रैल की लामबंदी कर रहे हैं। एक बार फिर आप सबसे अपील है, बड़ी संख्या में 5 अप्रैल पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।